तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी STM में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो है ना हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल का जो है नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। समझिए, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ तो 2023 में आपको 100% यही क्वेश्चन टकराएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस, जी हाँ, विज्ञान की बात करेंगे और चैप्टर 2 की बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, अम्ल, क्षार और लवण। फिजिक्स का है ये चैप्टर, ठीक है, फिजिक्स का है, अम्ल, क्षार और लवण। इसका मैं ये पार्ट 2 बताऊंगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 बताऊंगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वो पहले जाकर देख लीजिए। इसके बाद जो है ना ये वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि 100% इसमें से ही टकराएगा, ठीक है, क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आज की वीडियो में बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 31 नंबर जो है ना क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको हम समझेंगे, उसके बाद जो है ना बात करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंधक अम्लीय या क्षारीय, गंधक क्या होता है, अम्लीय या क्षारकीय में बदल दिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, रंगीय सूचक, उसके गंधीय सूचक, उदासीन, इनमें से कोई। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो जी हाँ, तो इसका सही और राइट बिल्कुल जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, गंधीय सूचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 32 पर बढ़ते हैं। 32 कहता है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। जब धातु कार्बोनेट की बात किया जाए और दूसरी बात क्या किया जाए कि अम्ल हाइड्रोजन अम्लीय कार्बोनेट की बात किया जाए, ठीक है, तो आप जिन्हें डायरेक्ट इसका आंसर क्या लगाइएगा, ये तीनों होता है, ठीक है। संगत लवण भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जल भी होता है, इनमें से सभी, इनका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 को बढ़ते हैं। तो 33 क्वेश्चन कहता है कि सभी अम्लों में पाए जाते हैं, कोई पदार्थ अम्लीय जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो जी हाँ, तो 33 को सही जवाब क्या होगा। तो देखिए अम्लीय पदार्थ में हाइड्रोजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सर जी, बी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि 34 नंबर के हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन युक्त जो है ना सभी यौगिक क्या होते हैं। तो अभी हम पढ़े ना कि अम्लीय पदार्थ में हाइड्रोजन पाया जाता है और हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक में अम्लीय होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, ए में सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में अब क्या सत्य है, ठीक है। तो बारे में क्या सत्य है, तो इन्हें क्षारक कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक रक्षक होते हैं, इनमें से सभी, ठीक है। तो संरक्षण होता है। तो जलीय जो ना जलीय घुलनशील की बात करें, जल में घुलनशील क्षारक जो है ना, तो उसको क्या कहते हैं। तो जी हाँ, तो 34 हो गया, 35 का सही है। अब क्या होगा, तो देखिए इन्हें हम ये सब कुछ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ आ जाएगा, डी में जाएगा सर जी, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, इसे बात याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि पीएच में पीएच सूचक होते हैं, पुषांश, उसके बाद पावर, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए पीएच में है ना, पी क्या है, इसका नाम क्या होगा, तो वो पोषांश बोलते हैं, इसको हम पोटेंस बोलते हैं, ठीक है, पोटेंस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो जब एसिटिक अम्ल की बात की जाए तो प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, संतरा, सिरका, इमली और टमाटर। तो इसका सही जवाब होगा 37 का सही जवाब क्या होगा, तो सर जी ऑप्शन नंबर बी होगा, सिरका होगा। क्या होगा सर जी, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 38 कहता है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। सिट्रिक अम्ल की बात किया तो इसका प्राकृतिक स्रोत काफ़ी भिविया प्रश्न है, तो वो संतरा नींबू होगा। क्या होगा, संतरा नींबू होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है टार्टारिक अम्ल इनमें से पाया जाता है। तो टार्टारिक अम्ल इनमें से किसे में पाया जाता है, तो टमाटर में, इमली में, दही में, सिरका में। तो 4 ऑप्शन दिया था। टार्टारिक जो है ना अम्ल की बात किया है तो किस में पाया जाता है, तो ये इमली में, क्योंकि ये खट्टा होता है, ठीक है, इमली में पाया जाता है, तो ये इमली में याद रखिएगा। दही जो है ना इमली से ज़्यादा खट्टा नहीं होता, लेकिन इमली बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 40 के लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो लैक्टिक अम्ल की जो प्राकृतिक स्रोत की बात किया जाए तो क्या है, तो दही है। क्या है, दही है, याद रखिएगा। कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 41 क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिए कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, उसके बाद
क्या दिया हुआ मेथेनोइक अम्ल। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, 41 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी डंक मारती है तो उसमें जो अम्ल छूट जाता है, जिससे हम कारण जो है ना हमको जलन और दर्द होती है, समझिए, तो उसमें क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दांतों का क्षरण कब प्रारंभ होती है। दांतों का जो क्षरण कब प्रारंभ होता है ये आपको बताना है। तो 42 का सही है कि जब उसका पीएच मान जो है ना 5.5 से कम होता है। ठीक है, 5.5 से कम होता है तब जाकर ये बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए क्या कहता है कि हमारे पेट उदर, जिसको बोलते हैं उदर बोलते हैं, पेट को ही उदर बोलते हैं, से कौन सा अम्ल उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होती है, यहाँ आपको दिया ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद टार्टरिक अम्ल। तो 4 ऑप्शन दिया होता है, इसका सही जवाब क्या होगा। 43 का हम सही जवाब क्या है बात करेंगे तो क्या होगा, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न कहता है 44 प्रश्न कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो उत्पन्न अभिक्रिया उसको क्या कहते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, 44 का सही ऑप्शन नंबर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ऑप्शन नंबर डी ए में है, बी में है, सी में, डी में, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। सही है, क्या होगा। तो देखिए धोने का जो सोडा का उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, याद रखिएगा। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O, इस तरह से हम पहले आपको इसे लिख कर बताते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ समझिए Na2CO3 इंटू 10H2O, इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या आता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पर नाम पूछ रहा था, अब सूत्र पूछ रहा है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaHCO3 होता है, याद रखिएगा, NaHCO3 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, NaHCO3, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, विरंजन चूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए कि सोडा अम्ल अग्निशामक के किसका उपयोग होता है। समझिए, अग्निशामक में किसका उपयोग होता है। देखिए सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पर दिया आपको 4 ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो 4 ऑप्शन दिया, 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट हीमिटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है। देखिए इसी का नाम अर्धहाइड्रेट और हीमिटाइट्रेट का ही नाम क्या अन्य नाम, दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजन चूर्ण, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 50 का सही जवाब क्या होगा। तो जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 को बढ़ते हैं। तो क्या होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो याद रखिएगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है बाबू मेरे, 7 होता है। जबकि क्षार विलयन का, अम्ल विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, माइनस में होता है, 7 से कम, जैसे 6, 5, 4, 3, 2 होगा। और क्षार विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक हो, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उदासीन की बात किया जाए तो 7 होगा, याद रखिएगा। उदासीन का कितना होगा, 7 होगा, याद रखिएगा। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसे कौन अम्ल है। ठीक है, तो निम्नांकित में से कौन अम्ल है। तो अम्ल की पहचाने के तो सबसे पहले बता दें, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। लेकिन यहाँ पर लवण की बात किया जाए तो लवण कौन है। तो देखिए NaOH भी एक अम्ल है। ठीक है, अम्ल है। और NH4O4, ठीक है, OH ये क्या है भाई, NH4OH भी अम्ल है। जबकि K2SO4 ये क्या है, तो K2SO4 जो है ना,
लवण है, याद रखिएगा क्या है, लवण है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो किसी भी लाल तप्त पड़ने पर जो है उसमें जलवाष्प प्राप्त करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, ठीक है, फेस ऑक्साइड, ठीक है। Fe का मतलब लोहा आयरन होता है और उससे ऑक्सीजन होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी Fe3O4, ठीक है। आपको पता है हमारे शरीर में pH कितने प्रासर के बीच कार्य करता है? तो यहाँ पर प्रासर की बात किया जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे शरीर में कितने प्रास की बीच में कार्य करता है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया, 54 का जो है सही जवाब। देखिए याद रखिए 7.0 से लेकर 7.8 तक के बीच में कार्य करता है। कभी 7.1 हो जाता है, कभी 7.2 हो जाता है, कभी 7.3, 4, 5, 6 इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र मैं बता दिया हूँ। अब अणुसूत्र की बात किया है तो क्या होता है? तो NaHCO3 होता है, ठीक है। NaHCO3 इस तरह से ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर 56 नंबर, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक? विजातीय यौगिक क्या है? तो भाई भाखड़ा चूना है, पत्थर है, उसके बाद खड़िया है, संगमरमर है, प्लास्टर और पेरिस है, ये सब क्या है? तो भाई ये सब चूना का नाम है, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे क्या विजातीय यौगिक क्या है। विजातीय यौगिक की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो प्लास्टर और पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2, 4, 6, 2, उसके बाद है ना 7, 6, उसके बाद 13 भी दिया हुआ है कुछ, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 13 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित अम्लों के में से कौन सा प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल की बात किया है? तो प्रबल अम्ल कौन है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही प्रबल अम्ल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, ठीक है। याद रखिए कौन क्षारक नहीं है। तो क्षारक नहीं है तो क्या होगा? अम्ल होगा, क्या होगा? अम्ल होगा। ये देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये सब क्षारक है, याद रखिएगा क्षारक। लेकिन NaCl सोडियम क्लोराइड जो है ये अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल, अब क्षारक में भी प्रबल क्षारक पूछ रहा है तो क्या होगा? तो भैया NaOH की बात किया जाए तो ये प्रबल क्षारक कहलाता है, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न कहता है यहाँ देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंधक अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल दी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं? तो ये दोबारा बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो गंधीय सूचक कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गंधकीय सूचक बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ देखिए, हाँ अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 कि 62 क्या कहता है? यहाँ देखिए 62 कहता है सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुआ, तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, ये दोबारा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? सभी अम्ल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो अभी आपको पता है हाइड्रोजन युक्त सभी अम्ल ये होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ देखिए ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक ही वीडियो को हम छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये दोबारा टाइपिंग हो गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक है ना मैंने पूरा का पूरा इस ऑब्जेक्टिव को मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। अगर आप इसे अच्छे से याद कर जाते हैं तो मेरा ये दावा है कि आपको जो है ना 80 में 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, 80 में 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का एक बार धन्यवाद।